मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फेसबुक पर मोहम्मद नईम कमर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क के बाद उनकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिस पर खलबली का माहौल बन गया। शहर के कई कायदीन, अकाबरीन, सरगर्दा शख्सियतों ने उनसे इज़हार गानगत की। एसआईओ की जबरदस्त रैली, फिजाओं में नाराए तकबीर की गूंज। जमात इस्लामी और एसआईओ के जिम्मेदारों को रैली की शक्ल में जलसे-गाह में लाया गया। मुसलमान इंसानियत के लिए कैसे नाफा बने, खिताब किया गया। वाईएस शर्मिला की बोधन के मौजाजात में दूसरे दिन भी पदयात्रा। वाईएस राजशेखर रेड्डी की आरोग्यश्री और फीस रियम्बर्समेंट और दीगर स्कीमात क्यों नजरअंदाज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी की हमा जहज शख्सियत पर तनकीद करने वाली ज़हनी दिवालियापन का शिकार ये बेलौस शख्सियत है और ज़ाती अखराजात से अवाम की और उर्दू की खिदमत कर रहे, उन पर तनकीद नाकाबिल नजरअंदाज है। जावेद अकरम का बयान। अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए नाजिबा रिमार्क के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद निजामाबाद ही नहीं बल्कि दीगर अजला बिलखुसूस गल्फ और यूरोपी ममालिक में बसने वाले तारिकान वतन में जबरदस्त बरहमी की लहर देखी जा रही है। सुबह से ही बेशुमार लोगों ने मोहम्मद नईम कमर से फोन पर रब्त किया और बहुत से लोगों ने रास्त मुलाकात करते हुए उनसे इजहार गानगत की और कहा कि हम आपके साथ हैं और आपके किरदार को जो अनासिर मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको मुनासिब सबक सिखाएंगे। मोहम्मद नईम कमर ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने इंतहाई नाजेबा अल्फाज तहरीर किए थे, लेकिन 10 से 15 मिनट में ही उसने अपने कमेंट को डिलीट कर दिया। इसी तरह उसके बारे में कोई इल्म ना हो सका। मोहम्मद नईम कमर उस वक्त एसआईओ के जलसे-आम की रिपोर्टिंग में थे। 8:30 बजे के दरमियान ये कमेंट किया गया और डिलीट भी कर दिया गया। प्रोग्राम में होने की वजह से मोहम्मद नईम कमर इस पर ज्यादा तवज्जो ना दे सके। क़ब्ल इसके वो दोबारा देखते ये कमेंट डिलीट हो चुका था, जिसकी वजह से वो शदीद बरहमी का शिकार हो गए थे। मोहम्मद नईम कमर के इस वीडियो ने खलबली मचा दी और बेशुमार कायदीन, अकाबरीन व कॉरपोरेटर ने उनसे रब पैदा करते हुए इजहार गानगत की और उनकी बातों की तायद की, जिस पर मोहम्मद नईम कमर उनके तहे दिल से मशकूर है। कांग्रेस के कदावर कायद, साबिक सदर जिला औकाफ व साबिक सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस जावेद अकरम ने भी अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि सहाफत व सियासत में मोहम्मद नईम कमर की तरह बेदाग शख्सियत पर नाजेबा रिमार्क अफसोसनाक है और हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बरसों से मोहम्मद नईम कमर को जानते हैं और उनका शख्सी तौर पर एहतराम करते हैं। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस हसास व जज्बाती मौके पर वज़ात में खुद और तमामी कांग्रेस पार्टी मोहम्मद नईम कमर के साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुबह सुबह हमने उर्दू सहाफ़त की दुनिया का वो सीनियर रिपोर्टर, एंकर, एडिटर और साबिक़ा सियासी क़ायद अली जनाब नईम कमर साहब के ताल्लुक़ से हमने आज ख़ुद नईम कमर साहब की ज़ुबानी उनके इंटरव्यू और उनके जज्बात को हमने सुना। आज हमने अपनी 30 साल सियासी ज़िंदगी में पहली मर्तबा नईम कमर साहब को इस तरीके के अल्फाज कहते हुए सुना। हमें बड़ा दुख हुआ। नईम कमर साहब की
तकलीफ़ जो भी दिया, नईम क़मर साहब को दिली तकलीफ़ जो भी बंदा दिया है, हम सबसे पहले वो बंदे को हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, आप नईम क़मर साहब की शख्सियत से वाकिफ़ नहीं हैं। नईम क़मर साहब साबिक़ में सियासी ज़िंदगी गुजार कर उन्होंने उर्दू के लिए, उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने साबिक़ा वज़ीर आली जनाब बशीरुद्दीन बाबू खान साहब से कई बार नुमाइंदगी किए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस हुकूमत में भी कई बार नुमाइंदगियाँ किए और उनकी नुमाइंदगी हमेशा आला क़ायदीन के पास नुमाइंदगी रही। उन्होंने अपनी बेबाक नुमाइंदगियों से निज़ामाबाद के बाशऊर मुसलमानों को, जो सियासी क़ायदीन हैं, जो तमाम जमातों के मुस्लिम सियासी क़ायदीन हैं, हमेशा उनको आकर बताते थे कि आप उर्दू को ज़िंदा रखना है, उर्दू को आप बचाना है। तो आपके वज़ीर आज़म से, आपके वज़ीरों से आप उर्दू की बक़ा के लिए लड़िए, उर्दू की बात कीजिए। हमेशा नईम क़मर साहब निज़ामाबाद के ज़िले के उर्दू के ताल्लुक़ से नहीं, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश, जो साबिक़ में आंध्र प्रदेश था, उसके बाद अलहदा तेलंगाना था, तो हमारे पास उन्होंने कई बार, हमारे वज़ीर जब गेस्ट हाउस को आते थे, हमारे वज़ीर जब घरों पे रहते थे, तो वहाँ पर आके हमेशा नईम क़मर साहब उर्दू की बात करते थे और निज़ामाबाद शहर के डेवलपमेंट की बात करते थे। चाहे वो कांग्रेस हुकूमत हो, चाहे वो टीडीपी हुकूमत हो, चाहे वो टीआरएस हुकूमत हो, चाहे वो मजलिस के डिप्टी मेयर हो, चाहे कांग्रेस के मेयर हो, चाहे म्यूनसिपल चेयरमैन हो, चाहे बीजेपी के म्यूनसिपल चेयरमैन हो, चाहे कोई भी जमात के आला ओहदेदारों से हमेशा नईम क़मर साहब की नुमाइंदगी रही। और उनकी नुमाइंदगी सिर्फ़ और सिर्फ निज़ामाबाद में मुस्लिम इलाक़ों की तरक्की, निज़ामाबाद में उर्दू की तरक्की, निज़ामाबाद में उर्दू के मदरसों को, उर्दू के स्कूल्स को और मदरसों की हिफाजत की तरह बात रही। हमेशा नईम क़मर साहब उर्दू सहाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने उर्दू प्रेस ज्वाइन किया और उर्दू जब प्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना एक ख़ुद का चैनल निकाला, अवाम चैनल। इससे पहले भी उन्होंने कई लोकल चैनल में काम किए थे। लोकल चैनल में उन्होंने काम करते वक्त भी हर वो क़ायद के बारे में जो क़ायद कसम खाता है कि हम जब जीतने के बाद, हम एमएलए बनने के बाद, हम कारपोरेटर बनने के बाद, हम एमएलए। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में सईद आखिल, मोहम्मद सलीम और सैयद रब्बानी ने मोहम्मद नईम क़मर के खिलाफ किए गए नाजेबा रिमार्क की जबरदस्त मज़ामत की और नाक़दीन से सवाल किया कि तुम क्या बोल रहे हो और किसके खिलाफ बोल रहे हो, क्या तुम लोग सोचते नहीं। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में टीआरएस कायद व मलिक रोज नर्सरी मोहम्मद सईद आखिल और सैयद रब्बानी कायद कांग्रेस, मोहम्मद सलीम जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सहाफती बयान में मोहम्मद नईम क़मर एडिटर अवाम टीवी के ताल्लुक से फेसबुक पर किए गए रिमार्क की कड़ी मजम्मत की और कहा कि मोहम्मद नईम क़मर की सहाफती खिदमत अक्सर इस्लामी इलाकों पर मुहित होती है और इस्लामी इलाकों से किसी को कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि उल्टा वहाँ पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। मोहम्मद नईम क़मर ने फलाही कामों की अपने चैनल के जरिए तरगीब दी और अपने आप को उर्दू का सच्चा खादिम साबित किया। उन कायदी ने कहा कि हम बरसों से मोहम्मद नईम क़मर को जानते हैं और कई मसाइल उनके जरिए उठाए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने 1 रुपये का भी मुतालबा नहीं किया। उन कायदीन ने कहा कि सहाफती शोबा अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्तेकार का रोल अंजाम देता है। इस शोबे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज ख़त्ताई नामुनासिब बात है। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद का और मैं यहाँ बैठे हुआ हूँ और तमाम प्रेस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मेरी इस बात को पहुँचाने का जो निज़ाम करे कि देखो जितना उर्दू चैनल है, मैं उन सभी लोगों को दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उन सब को अच्छा रखे, जिन्होंने अपनी ज़ाती पैसों पर, अपनी मेहनत बल बोते पर इतना उम्मत का काम और आवाम का काम लेके बैठे हुए। मेरे अल्फाज से इन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं होता कि मैं किस अल्फाज से जो इन लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि ये लोग अपने किस अंदाज में इतनी जान तोड़ मेहनत कर एक जो है आवाम, ख़ास तौर पे मुस्लिम जो है उर्दू चैनल्स का, कि इन्होंने इतनी मेहनत कर जो है एक जगह जमा कर आवाम की बात आवाम तक पहुंचाने का और हुकूमत तक पहुंचाने का, बल्कि पुलिस महकमा तक पहुंचाने का
बल्कि MLA, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाने का ये एक ही जरिया है मेरे भाइयों उम्मत का। मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को अल्लाह बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और आप मिलजुल कर रहें। और मुझे इन आवाम के तरफ से जो कमिटमेंट्स आए हैं, मुझे दिली तकलीफ हुई। आज नईम खमर अवाम टीवी पर हुआ है, जिन्होंने नाम के मोहताज नहीं है। नईम खमर को अब से नहीं, निज़ामाबाद के शहर कब से पहचानते हैं। जैसे कि पुराने चैनलों में और जो है पुराने उर्दू चैनल के अंदर और जो है बहुत ही बड़े खादिम, मैं तो ये कहता हूँ कि अवाम के ही खादिम नहीं बल्कि मुसलमानों के भी खादिम है ये, कि मेरे दोस्त, मेरा चेहरा, मैं निज़ामाबाद के अवाम मुझे बहुत अच्छा जानती है और उन्हीं की दुआओं की वजह से मैं जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैंने अनगिन काम किए हैं। और नईम खमर को मैंने कभी दावत नहीं दी मेरे दोस्त किसी काम के वास्ते। मेरे काम के बारे में सलम इलाकों में मेरे माँ, बहन, बच्चे, माजून, नाबीना, बेवा, यतीम, ना जाने कितनी आवाम के लिए पानी का इंतज़ाम और ना जाने क्या क्या अल्लाह ने मुझसे काम लिया। और जिन लोगों ने मुझे काम दिया था और अल्लाह ने मुझसे जो मेरे पैसे से जो भी काम लिया, मैं बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मैंने कभी जो है नईम खमर को कहीं सलम इलाके में बुलाने की जो है हिम्मत नहीं की, बल्कि मेरे काम को सराहते हुए फ़ौरन आते और फ़ौरन आकर जो है मुझे बताते कि फ़लाँ जगह बोर डाल रहे थे, आपने बताया नहीं, और फ़ौरन पहुंच जाते, अपने जो है फ़ौरन आदमी को भेजते। लेकिन वो आदमी मेरे खाने के पैसे भी कबूल नहीं करते। ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे हैं उर्दू चैनल के अंदर जो रिपोर्ट बनाते हैं। मैं जानता हूँ इन मासूमों को और अच्छी तरीके से जानता हूँ। अल्लाह इन लोगों को अजर अजीम अता फरमा कि इन्होंने बहुत ही चैनलों वालों ने इतना अच्छा काम किया। और नईम खमर के बारे में अगर मेरे अल्लाह के बंदो ज़रा समझ लो किसके बारे में बोल रहे कि जो एक ज़्यादा उम्र का आदमी करते करते हुए अपनी ज़िंदगी इस शहर में इस ज़िंदगी को अपने ख़त्म करने का ऊपर है। और उन्होंने कितने बड़े बड़े खिदमतें किए, क्या क्या किए, ज़रा अंदाजे तो लगाओ। मैं बोलने का मोहताज नहीं, चाहे बीमारी के कैंप लगो, चाहे डॉक्टरों के कैंप लगो, चाहे गरीबों के कैंप लगो, और अगर कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई MLA आ जाए तो लोगों को कहाँ पहुँचाना। अगर जाके देखो कि कितने स्कीमात है उन्होंने जो आगाह कराई और चैनलों के ज़रिए से उर्दू चैनलों वालों ने ही ये अपने आपके घरों तक उन्होंने अपने जो है लाके दिया। और उनका आप लोग ऐसे इस तरीके से करना, चंद लोग हैं मैं तो ये कहता हूँ नईम खमर साहब और उर्दू चैनल वालों, ऐसे लोगों के ऊपर से नज़र हटा दो। ये छोटे मोटे लोग हैं, इन्होंने ऐसे इस अंदाज से कर दिया कि जिन्होंने जो है हमारे MLA साहब को जो है कितने ना जाने कितने फंड लाकर हमारे MLA साहब ने इस शहर के लिए काम किया। और हमारी निज़ामाबाद शहर के मेयर उन्होंने भी काम किया, और काउंसलर हमारे कारपोरेटर्स अल्लाह उनको भी अजर अजीम दे तो उन्होंने भी काम किया। किसी ने नहीं किया, क्या सब काम किया। तो कहाँ से हुआ? चैनलों के ज़रिए से तो काम मालूम हुआ कि आवाम को फला काम होता है, फला काम करते हैं। नेक्स्ट नईम खमर साहब, एडिटर अवाम टीवी, एक न्यूज़ वायरल हुई जिसके अंदर भद्दे कमेंट्स लोग कर रहे हैं। पहले वो लोग जान ले कमेंट क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, या इन्हों का गवर्नमेंट जॉब है। ये जितने भी प्रेस रिपोर्टर्स रहते हैं उर्दू के, पहले तो हमारे उर्दू चैनल आप बहुत मुश्किल से जो है चलते हैं, उसके बावजूद भी क्या है मालूम है, ये भद्दे कमेंटा डाल के साबित क्या करना चाह रहे, प्रूफ करो भाई। अगर उन्होंने जो है सो मिस्टर डेवलपमेंट से हो या किसी MP से हो या किसी कॉर्पोरेटर से हो, पैसे लेके न्यूज़ डाल रहे हैं तो आप प्रूफ करो उस चीज़ का। आप मुँह को जो आया वो लगा दे रहे हैं, बोल डाल रहे हैं, गलत है। एक ऐसे शख्स के बारे में बोल रहे हैं, आप प्रूफ नहीं कर सकते उस चीज़ को। लिहाजा आइंदा ख्याल रखें जो कमेंट्स कर रहे हैं, पहले हर चीज़ का तोड़ मोल करो। मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सारे हालात ऐसे थे, हर जगह जो है सो हमारे पास रेड जोन लग गया था। रेड जोन के मतलब कोई आना जाना, वहाँ पे हमारे पास सलम एरिया, जब 80 सलम एरिया थे निज़ामाबाद में, खाने को परेशानी चल रही थी। तो ये वो शख्स है अवाम टीवी नईम खमर साहब, जो मैं फ़ोन कर बोला भाई ऐसे ऐसे तकलीफ़ा हो रहे हैं यहाँ पे, लोगों को बहुत मुसीबत हो रही खाने पीने की। तो फौरी अपना चैनल लेके आए। आप लाने के बाद उन्होंने पूरा बयान लिए, बयान लेने के जब डाले अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पर, उसके बाद से 3-3 महीने का राशन लोगों के पास रहा।
ऐसे शख्स के बारे में आप लोग गंदे और जो है सो कमेंट्स कर रहे हो, क्या समझ के कर रहे हो? हम कोई जो है सो उनके फॉलोअर्स नहीं है, उन्होंने जो है सो हमारे को कुछ पैसे दे रहे सो, लेकिन अच्छे आदमी की अच्छी तारीफ करना गलत कमेंट्स कभी नहीं करना। लिहाजा और भी मेरे साथ मारूफ शख्सियत हैं, उनके बारे में आप उनको भी पूछ सकते हैं, नईम कमर साहब के बारे में। कभी जो है सो हमारे को जो है सो 1 रुपया भी बताया वाला नहीं करे। आपको मालूम है सालाना हम ब्लड डोनेट करते हैं हैदराबाद के अंदर पुलिस में या बच्चों के लिए, जो 15 दिन में 1 मरतबा ब्लड डोनेट किया जाता है। 3 साल से लगातार हमारी न्यूज़ चला रहे हो। 10 रुपये के रवादार नहीं है, ना ही चाय के रवादार है नईम कमर साहब अवाम टीवी के। उनके ताल्लुक से आप पैसे लेकर न्यूज़ चलाते बोल के बोल रहे, कितनी गलीज बात, कितनी गंदी बात। आपको अकल है क्या? इनको गवर्नमेंट जॉब है क्या? ये प्रेस वालों को, उर्दू प्रेस पहले हमारे को जो है सो हमारे ज़रूरतों को पूरी करती है। उर्दू प्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे जा रहा है। जो है क्या ज़रूरत है आप लोगों को? तेलुगु मीडिया में जाके देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाके तेलुगु मीडिया वालों को कमेंट करो आप। अगर आप जो गंदा कमेंट करें उसके ताल्लुक से अगर अवाम टीवी आपके ऊपर केस भी लगा सकती है, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। लिहाजा मेरे तमाम जो है सो व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप देख के हकीकत क्या है मालूम करो, सही कमेंट करो भाई। गरीबों का फायदा होता है ये चैनलों से हमारे। आज नईम कमर साहब की दौलत की पैसे की, लेकिन अगर उनका चैनल बंद हो गया या उर्दू का चैनल बंद हो गया तो हमारे मुसीबत कहाँ पर बताना। आज जो मिसाल के तौर पे हमारे सलीम भाई और सईद भाई जो बात बोले हैं, खैर तफसील तो पूरी बात कर दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे मौका है उस वास्ते मैं थोड़ी सी एक बात ये कहता हूँ कि नईम कमर साहब ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो हमेशा आवाम की खिदमत करते आए और अल्लाह का करम है हर वक्त हमेशा हर मुसीबत के वक्त में हाजिर रहे। तो ये आज ये इस तरीके से जो है ना कौम की खिदमत करने वालों को बदनाम करना ये सब सरासर गलत है। ये जो हरकतें कर रहे ये लोग बाज आ जाएं ताकि कम से कम तुम्हारी वजह से गरीब लोगों का जो हक़ आने वाला है वो हक़ ना रुक जाए। आज जो मामले जो हालात जो चल रहे हैं बदौलत इनको डेवलप करने में आज ये अगर चैनल वाले अगर साथ ना देते तो ये डेवलप नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आज नईम कमर साहब आज ज़माने से जो है ना चैनल्स को जो है ना चलाते हैं दूसरे नामों पर, फिर उसके बाद में आज अवाम चैनल के नाम पर चला रहे हैं। कई ज़माने से कई चैनल्स वाले उर्दू के जो है ना हर वक्त हमेशा कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़ते रहे, लेकिन आज इस तरीके से बदनाम करना गलत है। और मैं सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कम से कम किसी को इज्जत ना देना चाहते हो तो उतना जो है ना ऐसी बातें बेहुदा बातें करके जलील भी ना करें। खुद जलील होंगे लेकिन दूसरों को जलील ना करें। एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम कमर पर बेजा तनकीद काबिल मज़म्मत। चंद नादान इंसानों ने एक हमा जहज शख्सियत के विकार को मुतासिर करने की मज़मूम हरकत की है जो कि अफसोसनाक है। मोहम्मद नईम कमर अपने ज़ाती अखराजात से गुज़िश्ता 8 सालों से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। मीर नज़ीर अली कौंसलर बोधन का बयान। बोधन के वार्ड नंबर 23 के कौंसलर मीर नज़ीर अली ने मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी के खिलाफ फेसबुक पर किए गए नाजेबा रिमार्क के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और बताया कि मोहम्मद नईम कमर को मैं गुज़िश्ता 8 सालों से जानता हूँ। वो कभी भी किसी किस्म के मुतालबात नहीं करते और ना ही वो मफादात के पीछे भागते हैं। ऐसी बेलौस व बेबाक शख्सियत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल अफसोसनाक है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नईम कमर ने न सिर्फ सहाफत बल्कि अदबी, मजहबी व सियासी सरगर्मियों में भी सरगर्म रहते हैं और अवामी मसाइल पर बेबाक बात करते हैं। उनकी शख्सियत को दागदार करने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। अस्सलाम वालेकुम। जो आज नईम कमर साहब के बारे में जो सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें चल रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। नईम कमर साहब को मैं गुज़िश्ता 8 साल से जानता हूँ। वो हर हमेशा जब भी कोई न्यूज़ बोले सबसे पहले आगे बढ़ के न्यूज़ को कवर करते हैं और कौम की खिदमत के लिए वो हर हमेशा आगे रहे हैं।
اور مائنارٹیز کے حد تک مائنارٹیز کے ایشو رہنے دیے اور قوم کے مسئلے رہنے دیں. ہر ہمیشہ وہ نظام آباد ڈسٹرکٹ میں سب سے آگے رہے ہیں. ایسے رپورٹرز کی ہمیں سخت ضرورت ہے اور غیر ضروری کہ نعیم قمر صاحب کو جو بدنام کیا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور نعیم قمر صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہاں پر لیتے ہیں مختصر سا وقفہ. نیا ایم جی برانڈ ناریل کا تیل مارکیٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے. ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا. ایم جی برانڈ ناریل کا تیل 100% خالص ناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے. ایم جی برانڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار، گھنے، لمبے اور مضبوط بناتا ہے. بالوں کے جھڑنے کو روکتا ہے اور ڈینڈرف سے نجات دلاتا ہے. ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے. ایم جی برانڈ ناریل کا تیل 100 ml، 200 ml اور 500 ml کی بوتلوں میں دستیاب ہے. ساتھ میں 5G برانڈ واشنگ پاؤڈر بالکل مفت. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصلی ایرنڈی کا تیل بھی دستیاب ہے. مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی، عقب مسجد کچیان، ماروڑی گلی، نظام آباد. کانٹیکٹ نمبر 8309640502. وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. فضاؤں میں اللہ اکبر کی گونج نے ماحول کو معطر بنا دیا. ایس آئی او کے نوجوانوں کی بائک ریلی نے جوش و ولولہ پیدا کر دیا. ایس آئی او کی جانب سے جماعت اسلامی اور ایس آئی او کے ذمہ داران کا خیر مقدم کیا گیا اور ریلی کے ذریعے جلسے گاہ تک لایا گیا. ایس آئی او کی یوتھ کانفرنس کے اختتامی دن ایک عظیم الشان جلسے عام کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے نائب امیر جماعت اسلامی ہند سید امین الحسن، امیر حلقہ تلنگانہ حامد محمد خان اور تلنگانہ زون صدر برادر طلحہ فیاض الدین نے شرکت کی. ان کے حیدرآباد سے آمد کے موقع پر ایس آئی او کے کارکنان و ممبران نے پھلانگ چوراہے پر ان کا والہانہ استقبال اور ایک شاندار ریلی کے ذریعے مہمانوں کو جلسے گاہ تک لایا گیا. اس ریلی کے دوران ایس آئی او کے نوجوانوں کے فلک شگاف اللہ اکبر کے نعرے فضاؤں کو معطر کر رہے تھے. جوش اور ولولے کا ایک ماحول بن گیا تھا. ایس آئی او صالح فکر و نظر کے حامل نوجوانوں کی جماعت ہے جو نوجوانوں کو دین کی سرگرمیوں میں جوڑنے اور معاشرتی ریشہ دوانیوں اور دور حاضر کی جدید لعنتوں سے محفوظ بنانے کی مساعی کر رہی ہے. یہ ریالی بڑا بازار، اعظم روڈ، نہرو پارک، بودھن روڈ سے ہوتے ہوئے فروٹ مارکیٹ میں منعقدہ جلسے عام تک پہنچ کر جلسے میں تبدیل ہو گئی. ایس آئی او کی 5 روزہ یوتھ کانفرنس کے اختتامی جلسے عام کا انعقاد سید امین الحسن، حامد محمد خان اور طلحہ فیاض الدین کے بصیرت افروز خطابات. انہوں نے اپنے خطاب میں بتایا کہ انسان کیسا بن کر انسانیت کے لیے نافع ہو سکتا ہے. اسلام پسند صالح فکر نوجوانوں کی 5 روزہ تعلیمی و تربیتی یوتھ کانفرنس کا کامیاب اختتام ہوا. اس کانفرنس میں شرکت کی. انہوں نے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. انہوں نے ایس آئی او کے نوجوانوں کی زبردست ستائش کی. بالخصوص شہر کے بزرگوں سے متعلق جو لابی بنائی گئی تھی اس کو شہریان نظام آباد نے بہت پسند کیا اور ساتھ ہی جو طلبہ مختلف پروجیکٹس کے ساتھ موجود رہتے ہوئے اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ان کمسن طلبہ کی بھی زبردست ستائش کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کی گئی. یوتھ کانفرنس کے آخری دن بعد نماز مغرب ایک عظیم الشان جلسے عام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مولانا حامد محمد خان، امیر حلقہ تلنگانہ جماعت اسلامی ہند، سید امین الحسن، نائب صدر جماعت اسلامی ہند اور طلحہ فیاض الدین ایس آئی او تلنگانہ صدر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. طلحہ فیاض الدین نے بتایا کہ ایس آئی او کا قیام 1982 میں عمل میں آیا اور ایس آئی او گزشتہ 40 سالوں سے طلبہ و نوجوانوں میں اسلامی روح کو بیدار کرنے کی مسلسل مساعی کر رہی ہے. ایس آئی او کی کاوشوں سے آج لاکھوں نوجوان گوشہ ایس آئی او میں شامل ہوئے اور نوجوانوں کی ذہنی و قلبی تطہیر کے لیے مساعی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ملی مسائل کی یکسوئی کے لیے بھی جدوجہد کی جا رہی ہے. سید امین الحسن نے اس جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کو کس طرح بحیثیت مسلمان انسانیت کے لیے نافع
बनना है, उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले दिए और बताया कि ये लोग इंसानियत के लिए अपने अपने फन और पेशे के जरिए नाफा बने थे। उन्होंने कहा कि आज दौरे हाजिर की जो तरक्कियां हम देख रहे हैं, उसकी राहें उन्हीं अंबिया ने हमवार की थी। लिहाजा बहैसियत मुसलमान हमको भी ये देखना लाजमी है कि हम किस हद तक इंसानियत के लिए नाफे बन सकते हैं। जरूरत है कि हम अपनी इख्तिराई व तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं और ऐसी चीजें इजाद करें जो मुस्तकबिल में इंसानियत को नफा देने वाली हो, और साथ ही उखरवी कामयाबी पर भी हमारी नजरें मरकूज होनी चाहिए। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने नौजवानों की सताइश की और कहा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उन्हें नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। उन्होंने कहा कि नौजवानों को दीन और दुनिया से आरास्ता होना चाहिए और ऐसी खिदमत अंजाम देनी चाहिए जिससे इंसानियत को फायदा हो। इस जलसे आम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज और रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी के अलावा जमाते इस्लामी के जिम्मेदारान भी शरीक थे। इस जलसे आम में मुख्तलिफ मुकाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात में मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई और दुआए तरन्नुम कलाम के साथ जलसे का इख्तिताम अमल में आया। पर्पस के लिए जिंदगी बसर करने वाले, इसलिए कि हम उस नबी की उम्मती हैं जिस नबी ने हमें बताया कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहिए, लिविंग फॉर अदर्स। ये है असल इंसानियत। और जिंदगी बेमाना है जब इंसान अपने आप के लिए जीता है, उस वक्त बामाना जिंदगी बनती है, उस वक्त जिंदगी मीनिंगफुल बनती है, उस वक्त जिंदगी पर्पसफुल बनती है जब इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू करता है। एक बहुत बड़ा ऑथर विक्टर फ्रैंकल, जो वर्ल्ड वॉर 2 में कंसंट्रेशन कैंप में था, साइकियाट्रिस्ट था, उसकी किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग। इंसान अपनी जिंदगी में मानवीयत को तलाश करे, इंसान अपनी जिंदगी में मकसदियत को तलाश करे। बड़ी जबरदस्त किताब 200-225 पेज की है। उसमें उसने बताया कि जो लोग अपनी जात से आके दुनिया में कुछ जानते नहीं थे, वो कंसंट्रेशन कैंप में ढेर होकर मर जाते थे, खस्सो-खाशात की तरह खत्म हो जाते थे और उनकी कोई वक्त नहीं, उनका कोई वजन नहीं, उनकी कोई कदर मंजिलत नहीं। और कुछ ही लोग कंसंट्रेशन कैंप में थे जिन बार बार मैं लोगों को बताता था कि दुश्मन तुम्हारी गर्दनों पर सवार हो सकता है, तुम्हारी जान ले सकता है, लेकिन तुम्हारे अज़्म को छीन नहीं सकता, तुम्हारे हौसलों पर डाका नहीं डाल सकता, तुम्हारे ख्वाबों को वो चुरा नहीं सकता, और तुम्हारी मकसदियत और मानवीयत पर उसका दस्तरस मौजूद नहीं है। वो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम बामकसद जिंदगी बसर करते हो तो तसव्वुर में भी तुम अपने बच्चों से बातें कर सकते हो, तसव्वुर में भी तुम कायनात का ख्याल कर सकते हो, तसव्वुर में भी तुम खुदा से बातें कर सकते हो। कौन सा पुलिस ऑफिसर है तुम्हें रोक सके? बामकसद जिंदगी जिन लोगों ने बसर किया आखिरकार देर या सवेर रिहा हो गए, और जिनकी जिंदगी में कोई मकसदियत नहीं, कोई मानवियत नहीं, कोई पर्पस नहीं, वो ढेर होकर मर गए और इस तरह से दुनिया से मर कर चले गए कि उनको आज कोई जानने पहचानने वाला भी मौजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इदारा, बहुत से जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से इनसीड यूनिवर्सिटी का एक आर्टिकल बहुत शानदार है। आफ्टर having everything, what else next? सब कुछ होने के बावजूद नेक्स्ट क्या है? उसने बहुत बड़े एक बिजनेसमैन का तस्करा किया जिसके पास जिंदगी का सारा साजो सामान है। He had everything under the sky, जैसे कहा जाता है। जिंदगी के सारे साजो सामान होने के बावजूद अंदर से एक वैक्यूम महसूस करता था, अंदर से एक हैलोनेस महसूस होता है, अंदर से खला है, आदमी खाली खाली महसूस करता है, बेकरारी महसूस करता है। वहां उसने बताया कि Having a purpose of life is a life of purpose. जिंदगी का कोई माना है, जिंदगी का कोई मकसद है, तो वही असल में हयात है, वही असल में जिंदगी है। जिनके पास कोई मकसद नहीं, उनकी हयात बेकार की हयात है, जानवरों की तरह जीते हैं और जानवरों की तरह मर कर चले जाते हैं। उसकी शर्त ये है कि हम एंगेजमेंट का काम करें। जहाँ पर लोग नफरत को दूर करने की, नफरत को आम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इदफा बिल्लती ही अहसन का उसूल को थामते हुए हमको उस नफरत को मोहब्बत के जरिए से दफा करने की कोशिश करना चाहिए। तीसरा और अहम स्टेप सोशल चेंज को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो एम्पावरमेंट का काम है। लोग एनलाइटेंड हो गए हैं, मकसद वाज़ेह हो गया है, इतना वाज़ेह हो गया है कि वो अपने आप को अच्छा बनाने के जद्दोजहद के अंदर लग गए हैं। अपने अतराफ के लोगों को भी उस अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए बिल्कुल मुतवज्जे, हसास, सेंसिटिव और रेस्पॉन्सिबल बन गए हैं, और फिर दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेकर कारवान में जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद और भी एक अहम
स्टेप है वो एम्पावरमेंट का है कि हर कोई इतना एम्पावर्ड हो जाए, इतना पोटेंशियल और इतनी कैपेसिटी उसके पास आ जाए, उसकी इस्तेदाद के अंदर इतना इजाफा हो कि वो इस बुराई को मिटाने के सिलसिले में अपने पास कॉन्फिडेंस भी पाए। आप अगर इस जुल्मत के माशरे में और इस अबतर सिचुएशन के अंदर अगर आप खाली रोते रहेंगे और अपने आप को अगर तैयार नहीं करेंगे तो ये हालात तब्दील होने वाले नहीं। उस गुलामी के माइंडसेट से हमको बाहर निकलना है, वो माइनॉरिटी के माइंडसेट से हमको बाहर निकलना, ये समझना है कि हम तो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं। हम सिर्फ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नंबर्स के बुनियाद पर अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगाते, बल्कि अल्लाह ने जब फरमाया कि इज्जत तो अल्लाह के पास है, तो अल्लाह जिस अंदाज में इज्जत देता है, जिस रास्ते पर चलने से इज्जत और मकाम देता है, उसका भी हमको ख्याल होना चाहिए, उस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए। जायत का रद्द-ए-अमल पैदा हुआ था, रेजिलेंस का रद्द-ए-अमल पैदा हुआ था। उन्होंने दावत दीन का काम किया। दावत दीन का काम किन लोगों में किया? इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटीज के अंदर किया, बाअसर लोगों में किया, शहजादों में, शहजादियों में, सिपाह सालारों में, कमांडारों में, मुसाहिबों में, वजीरों में ये काम किया। जिसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि इन्हीं के वतन से बाद में जब ये आगोश रहमत में आए, आगोश इस्लाम में आए, तो इन्हीं के वतन से तुर्क पैदा हुए। बोधन में वैएस शर्मिला की पदयात्रा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया। शर्मिला ने सवाल किया कि हुकूमत ने आरोग्यश्री और फीस रियम्बर्समेंट जैसी अहम स्कीमात को क्यों बंद किया और मुनाफात बख्श स्कीमात को ही क्यों तरजीह दी जा रही है। टीएस वाईएसआर पार्टी की सरबराह वैएस शर्मिला ने अपने दौरे बोधन के दूसरे दिन मौज़ूआत ऊटपल्ली, राजीव नगर तांडा और मोसरा के अलावा दीगर मौज़ूआत का अहाता किया। उन्होंने आवाम से पदयात्रा करते हुए मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासती वज़ीर आला ने बेशुमार स्कीमात का ऐलान किया है, लेकिन किसी भी स्कीम पर मुकम्मल अमल आवारी नहीं हुई। सिर्फ वही काम मुकम्मल किए गए जिसमें भारी कमीशन मिलता है और उसी कमीशन की रकम से बीआरएस पार्टी की तश्कील अमल में लाएगी और रियासत तेलंगाना को मखरूज बना दिया गया। वैएस शर्मिला ने सवाल किया कि रियासती हुकूमत ने तलबा की सहूलत के लिए शुरू की फीस रियम्बर्समेंट स्कीम को क्यों बंद किया और आरोग्यश्री स्कीम को भी क्यों बंद किया गया। इसका जवाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को दे। वैएस शर्मिला ने कहा कि अगर आवाम ने उनकी पार्टी को बरसरे इख्तिदार लाया तो वो वैएस राजशेखर रेड्डी के दौर में जितनी स्कीमात लागू थी उनका दोबारा आगाज करेंगी। మరి కేసీఆర్ గారు ఏం చేసిండు? కేసీఆర్ గారు ఏం చేసిండు? ఒక్క వర్గానికైనా మేలు చేసిండా? మీ కుటుంబానికైనా మేలు చేసిండా? మీ బిడ్డలకైనా మేలు చేసిండా? ఒక్క గ్రామానికైనా మేలు చేసిండా? इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फेसबुक पर मोहम्मद नईम कमर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क के बाद उनकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिस पर खलबली का माहौल बन गया। शहर के कई कायदीन, अकाबरीन, सरगर्दा शख्सियतों ने उनसे ज़ारे गानगत की। एसआईओ की जबरदस्त रैली, फिजाओं में नाराए तकबीर की गूंज। जमात इस्लामी और एसआईओ के जिम्मेदारों को रैली की शक्ल में जलसे गाह में लाया गया। मुसलमान इंसानियत के लिए कैसे नाफा बने खिताब किया गया। वैएस शर्मिला की बोधन के मौज़ूआत में दूसरे दिन भी पदयात्रा। वैएस राजशेखर रेड्डी की आरोग्यश्री और फीस रियम्बर्समेंट और दीगर स्कीमात क्यों नजरअंदाज। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।